तो इस चैप्टर में जो ये नया टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसी लेक्चर में हम एक और टॉपिक कवर करेंगे, वो है डिसऑर्डर, जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मीन्स ये जो ब्रीदिंग है या रेस्पिरेशन है, इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है। वैसे तो बॉडी का हर फंक्शन ही रेगुलेट करते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों मिलके रेगुलेट करते हैं बॉडी के सभी फंक्शंस को। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। हाँ, जब नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम को हेल्प करने के लिए रिसेप्टर भी होते हैं। कोई भी फिजिकल या केमिकल जो सिग्नल्स होते हैं, फिजिकल या केमिकल नेचर वाले सिग्नल होते हैं, वो पहले रिसेप्टर के द्वारा रिसीव किए जाते हैं और वो जो सिग्नल है या वो मैसेज है फिर वो ब्रेन के पास पहुंचाया जाता है। फिर उस सिग्नल के खिलाफ या उस मैसेज के अगेंस्ट नर्वस सिस्टम अपना फंक्शन, अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो हम उन रिसेप्टर्स की बात करेंगे। वो रिसेप्टर फिजिकल स्टिमुलस को भी रिसीव करते हैं और केमिकल स्टिमुलस को भी रिसीव करते हैं। यहाँ बेसिकली रिसेप्टर की बात करने वाले ही नर्वस सिस्टम हो गया। तो नर्वस सिस्टम जैसा कि हम जानते हैं, वैसे तो जो ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, वो भी ऑटोनोमस है। कोई हमारी मर्जी से थोड़ी ना काम करता है। हम सो रहे हैं तब भी हम ब्रीदिंग करते रहते हैं। लेकिन ऐसा भी है, हम कुछ समय के लिए वॉलेंट्रीली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से जो रिदम है ब्रीदिंग की, उसको फास्ट कर सकते हैं, उसको स्लो कर सकते हैं, उसको डीप कर सकते हैं। तो कुछ कंट्रोल हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, वॉलेंट्रीली भी कर सकते हैं। तो जो ऑटोनोमस फंक्शन है, ऑटोनोमसली कंट्रोल भी होता है रेस्पिरेशन और वॉलेंट्रीली भी कंट्रोल होता है रेस्पिरेशन। तो जो वॉलेंट्रीली कंट्रोल है रेस्पिरेशन, वो हमारे सेरिब्रम से कंट्रोल होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। लेकिन जो ऑटोनोमस है, ऑटोमेटिक कंट्रोल है, वो एक तो मेडुला से और दूसरा पोन्स से। पोन्स और मेडुला दोनों में वो सेंटर्स प्रेजेंट रहते हैं जो इनवॉलेंट्रीली, ऑटोनोमसली रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। मेडुला में दो ऐसे सेंटर्स होते हैं, एक डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है और एक वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। डोर्सल साइड में जो प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और जो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट रहता है उसे बोलते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। और इन दोनों को मिला के हम ये भी बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो मेडुला में जो प्रेजेंट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, वो दरअसल दो पार्ट में है, एक डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और दूसरा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। पोन्स की बात करें तो पोन्स में एक होता है नीचे की साइड एपन्यूस्टिक सेंटर और दूसरा होता है नीमोटेक्सिक सेंटर। ठीक है, नीमोटेक्सिक सेंटर। अगर इनकी लोकेशन देखना चाहें हम कि ब्रेन में कहाँ कहाँ ये लोकेट होते हैं, तो हम जानते ही हैं ये ब्रेन में ये वाला हिस्सा पोन्स है और इस पोन्स से नीचे वाला ये मेडुला है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसको अगर हमने जूम किया, बड़ा किया, तो ये वाला हिस्सा ऊपर का पोन्स हो गया और नीचे वाला हिस्सा ये वाला हो गया मेडुला, ऊपर वाला पोन्स। तो हम जानते हैं कि पोन्स में दो सेंटर्स होते हैं, एक होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर और दूसरा होता है एपनिस्टिक सेंटर। न्यूमोटेक्सिक सेंटर ऊपर की साइड लोकेट है
जबकि एपनेस्टिक सेंटर नीचे की तरफ लोकेट है। और मेड्यूला के सेंटर्स की बात करें तो मेड्यूला में, जैसे कि ब्रेन में, ये वाली साइड कौन सी है? वेंट्रल साइड है ना। बॉडी की वेंट्रल साइड तो ब्रेन की वेंट्रल साइड, बॉडी की डोर्सल साइड ब्रेन की डोर्सल साइड। तो दरअसल ये वाली वेंट्रल साइड हुई और ये वाली डोर्सल साइड हुई। तो मेड्यूला में वेंट्रल साइड पर जो ये सेंटर है उसे हम बोलेंगे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और डोर्सल साइड में जो ये लोकेट है इसे बोलते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ठीक है, ये कुछ जो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है, ये कुछ डंबल शेप की शेप बनाओगे आप, है ना। दो लोब में, एक लोब और दूसरी लोब ये जुड़ी हुई है। तो हमने ये लोकेशंस की बात करी है कि पोन्स में और मेड्यूला में कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड सेंटर्स। जरा वापस आते हैं एक बार फिर। अब केमिकल रेगुलेशन की बात कर लेते हैं, रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो केमिकल रेगुलेशन है, इसमें जो रिसेप्टर होते हैं वो एक तो ब्रेन में ही मौजूद हैं। उन रिसेप्टर को बोलेंगे सेंट्रल रिसेप्टर, सेंट्रल रिसेप्टर। वैसे ये कुछ रिसेप्टर केमिकल नहीं बल्कि फिजिकल भी होते हैं, मीन्स फिजिकल स्टिमुलस को रिसीव करने वाले होते हैं। और दूसरा हो गया पेरीफेरल रिसेप्टर। ठीक है, पेरीफेरल रिसेप्टर, पेरीफेरल रिसेप्टर बॉडी में कहीं और लोकेट होंगे लेकिन ब्रेन में नहीं होंगे। ब्रेन वाले जो रिसेप्टर हैं वो कहाँ मौजूद हैं? वो मेडुला में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जैसे ये पेरीफेरल कीमो रिसेप्टर हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं? दरअसल कैरोटिड और एओर्टिक बॉडी में लोकेट हैं। ये हम जानते हैं ये एओर्टा है और ऊपर जाती है कैरोटिड आर्टरी। तो कैरोटिड आर्टरी में कहीं लोकेट होगा और एरोटा में कहीं लोकेट होगा। क्या? रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर। जो कीमो रिसेप्टर वो क्या है? दरअसल अगर PCO2 इंक्रीज होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज होगा तो ये रिसेप्टर को पता चल जाएगा और वो रिसेप्टर ब्रेन में जो लोकेट होते हैं मेड्यूला में, है ना, रेस्पिरेटरी ग्रुप, उनको स्टिमुलेट कर देंगे या उनको मैसेजिंग कर देंगे। ठीक है, मैसेजिंग कर देंगे। वैसे मेनली ये कैरोटिड और एरोटिक, इसको अगर हम और बेहतर तरीके से देखें तो ये एरोटा में एरोटिक बॉडीज मौजूद हैं, ये एरोटिक बॉडीज, और ये कैरोटिड आर्टरी में ये कैरोटिड बॉडीज हैं। और एरोटा में ही कुछ एरोटिक बैरो रिसेप्टर भी होते हैं, प्रेशर को महसूस करने वाले। ठीक है, तो ये जो भी रिसेप्टर हैं जिनका नाम है कैरोटिड और एरोटिक बॉडी, ये या तो CO2 के पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होने से स्टिमुलेट होते हैं या ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को घटने से ये स्टिमुलेट होते हैं। लेकिन मेनली ये CO2 के पार्शियल प्रेशर की वजह से वर्क करते हैं। CO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। और जो सेंट्रल रिसेप्टर हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर हैं या मेड्यूलरी कीमो रिसेप्टर हैं, वो CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में जो हाइड्रोजन H+ है ये इंक्रीज होगा तो pH कम होगा। तो जैसे pH कम होता है ये जो रिसेप्टर होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। या फिर जो आर्टरीज के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का इंक्रीज होता है उसकी वजह से भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। कौन? जो मेड्यूला और सेंट्रल या मेड्यूला में जो रिसेप्टर मौजूद होते हैं, कीमो रिसेप्टर। ठीक है, तो ये तो हमने रिसेप्टर की प्रॉपर बात कर ली। अब हम जरा ये रिसेप्टर और वो जो सेंटर्स जो ब्रेन में मौजूद हैं ये सब काम कैसे करते हैं ये देख लेते हैं।
देखो होता क्या है, जैसे हम बात करें डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की, तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप केवल इंस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स ये जब सिग्नल भेजेगा लंग्स के पास, तो उन मसल को सिग्नल जाएंगे जो इंस्पिरेशन से रिलेटेड होती हैं। और इंस्पिरेशन से रिलेटेड कौन कौन सी मसल्स होती हैं? तो एक तो डायफ्राम होता है, डायफ्राम तभी कॉन्ट्रैक्ट करता है जब इंस्पिरेशन होता है। और ऐसे ही हम जानते हैं जो कोस्टल मसल में, इंटरकोस्टल मसल में भी एक मसल होती है जो इंस्पिरेशन के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है। और जो हमने देखा था अभी कि एरोटिक बॉडी और जो कैरोटिड बॉडी है, तो यहां देखो एरोटिक बॉडी से ये जो न्यूरॉन जा रहा है, नर्व जा रहा है, ठीक है, ये सेंसरी नर्व होगा क्योंकि जो ब्रेन की तरफ मैसेज ले जाता है उसे बोलते हैं सेंसरी नर्व। तो ये नर्व का नाम है वेगस नर्व। और जो कैरोटिड बॉडी से मैसेज ले जा रहा है ब्रेन की तरफ, ये है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। हमने कभी ना कभी इनका नाम सुना है। जैसे वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व होती है। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं, उसमें 10th पेयर जो होता है वो कौन सा होता है? वेगस नर्व। और जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है ये 9th नंबर की होती है। 9th नंबर का जो पेयर होता है उसे बोलते हैं ग्लोसोफेरेंजियल। तो जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, इसमें जो मैसेज आते हैं कैरोटिड और एओर्टिक बॉडी से, वो वेगस और ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरॉन से आते हैं, वेगस और ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरॉन के जरिए द्वारा। ठीक है। और फिर ये फाइनली जब ये मोटर न्यूरॉन को अपना मैसेज देती है, और वो मोटर न्यूरॉन किसको देता है? डायफ्राम को। ठीक है, डायफ्राम। और डायफ्राम सिर्फ तभी कॉन्टैक्ट करता है जब इंस्पिरेशन होता है। तो ये कंट्रोल करती है किसको? डायफ्राम को। ठीक है, डायफ्राम को। ये इंटरकोस्टल मसल को कंट्रोल नहीं करती, सिर्फ किसको करती है? डायफ्राम को। अच्छा, अगर हम वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप की बात करें, VRG की, तो ये इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये इसकी जो मोटर न्यूरॉन ले जाएगा, तो मोटर न्यूरॉन कौन कौन सी मसल के पास ले जाएगा मैसेज? तो एक तो इंटरकोस्टल मसल्स के पास और एब्डोमिनल मसल के पास। ठीक है। इंटरकोस्टल मसल दो टाइप की होती हैं, हम जानते हैं। एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और दूसरी होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो एक होती है जो एक्सप्रेशन के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करती है, दूसरी एक्सपायरेशन के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है। तो ये तो हमने ये जाना कि जो मेडुला में ग्रुप्स मौजूद हैं या सेंटर मौजूद हैं, वही दरअसल रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं ब्रीदिंग को। ब्रीदिंग कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी, ये यही वाले सेंटर कंट्रोल करते हैं। अब जो पोन्स में मौजूद है, पोन्स में ऊपर वाला सेंटर मौजूद है जिसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर दरअसल एपन्यूस्टिक सेंटर के फंक्शन को चेंज कर सकता है। जो एपन्यूस्टिक सेंटर होता है, ये इन सेंटर्स को जो कि मेडुला में प्रेजेंट हैं, अगर एपन्यूस्टिक सेंटर से मैसेज जाएगा इन सेंटर्स के पास जो कि मेडुला में प्रेजेंट हैं, तो इनकी जो फंक्शन है फास्ट हो जाएंगे। मतलब जो ब्रीदिंग का रेट है वो फास्ट और डीप हो जाएगा। ठीक है। और जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो एपनिस्टिक सेंटर को इनहिबिट कर देता है।
तो जो ये फास्ट करता है, अब फास्ट नहीं करेगा बल्कि स्लो करने लगेगा, जो ब्रीदिंग का डीपनेस है उसको कम कर देगा। तो एपनिस्टिक सेंटर ब्रीदिंग को फास्ट करता है और न्यूमोटैक्सिक सेंटर उसको स्लो कर देता है। लेकिन न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमेशा कंट्रोल करता है एपनिस्टिक सेंटर, कोई डायरेक्टली इसको कंट्रोल नहीं करता, ये इसको मैसेज देता है, ये इनको मैसेज देता है। तो इस तरह से ये जो पूरा फंक्शन है कंट्रोल का, रेस्पिरेशन रेगुलेशन का, वो कुछ इस तरह से होता है। एनसीईआरटी में ये सब लिखा है, इसको आप ढंग से पढ़ोगे। जैसे लिखा है, ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। सही बात है, मेडुला में जो प्रेजेंट होता है उसी की वजह से रेगुलेशन होता है। ए कीमोसेंसिटिव एरिया situated adjacent to rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion। तो जो हमने देखा था कि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर हैं वो दरअसल यहीं मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, जो हाइड्रोजन के लिए और CO2 के लिए, दोनों के लिए सेंसिटिव होते हैं। अगर हाइड्रोजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो भी वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, और CO2 इंक्रीज होगा तो भी वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाई विच दीज सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड। ठीक है, तो अगर ये स्टिमुलेट करेंगे तो उसकी वजह से यही होगा, जो हमारा रेस्पिरेशन है उसमें कुछ ऐसे चेंज आ जाएंगे जिसकी वजह से ये सब्सटेंस कम हो जाए, बेसिकली रेस्पिरेशन फास्ट होने लगेगा। जब ब्लड में CO2 और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो फिर जो ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, वो फास्ट होगा और ये इनका अमाउंट कम हो जाएगा फास्ट होने की वजह से ब्रीदिंग। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद aortic arc and carotid artery also can recognize changes in CO2 and H+ concentration and send necessary signal to the rhythm center for remedial action। तो ये हम देख ही चुके हैं कि ये एओर्टिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी होती हैं, ये भी स्टिमुलेट हो जाती हैं CO2 के चेंज से, और यहाँ एनसीईआरटी में H+ की कंसंट्रेशन भी दे रखी है। तो एनसीईआरटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इस चीज़ को आप मीन्स इसको भी कंसीडर करोगे। ठीक है, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन पोन्स रीजन, वो हमने देख ही लिया, एक था एपनिस्टिक सेंटर, दूसरा था न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और इनके क्या फंक्शन थे वो भी हमने देख लिए। हाँ, यहाँ एक चीज़ बड़ी साफ साफ लिखी है कि रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। लगभग इनसिग्निफिकेंट है ऑक्सीजन का रोल रेस्पिरेशन के रेगुलेशन में, लेकिन थोड़ा बहुत रोल है भी। ज़्यादातर रोल किसका है, एक तो CO2 और दूसरा किसका है, हाइड्रोजन आयन। अब हम डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं, रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो पहला डिसऑर्डर है अस्थमा। अस्थमा के बारे में आपने सुना होगा कि जिस बंदे को अस्थमा होता है उस बंदे को कभी कभी अस्थमा का अटैक पड़ता है, और अस्थमा के अटैक के दौरान उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों होता है ये देख लेते हैं। दरअसल होता क्या है, जब ये नॉर्मल कंडीशन है, लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल होते हैं, है ना, ब्रोंक्यूल, तो नॉर्मल कंडीशन में तो ठीक है, और हम जानते हैं ब्रोंक्यूल के ऊपर मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल, ये जब चाहें तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से
ये जो पाइप है ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। तो स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्रोंक्यूल है उसका जो डायमीटर है वो कम हो गया। तो ऐसा होता कब है? दरअसल हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, और कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। हाइपर सेंसिटिव का मतलब, वैसे तो इम्यून सिस्टम तभी वर्क करेगा जब वायरस बैक्टीरिया का अटैक होगा। जितना अटैक होगा उतना वो रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। जितना वायरस बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स का अटैक होगा हमारी बॉडी पर, तो हमारी बॉडी को बचाने के लिए जो हमारा सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, वो रेस्पॉन्ड करेगा। लेकिन वो इम्यून सिस्टम सिर्फ उतना रेस्पॉन्ड करेगा जितना कि अटैक होगा, जितना कि हमारे ऊपर हमला होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। हाइपर सेंसिटिव का मीन ये हुआ कि अटैक तो हुआ थोड़ा सा, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम ने रेस्पॉन्स कर दिया कुछ ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को, इम्यून सिस्टम की ऐसी कंडीशन को हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो अस्थमा भी दरअसल यही एक केस है जो किन्हीं एलर्जेंस या ये कहो किन्हीं फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा रेस्पॉन्स हो जाता है इम्यून सिस्टम का। कभी कभार ऐसा होता है। तो अस्थमा भी भाई हाइपर सेंसिटिविटी वाला केस है, कुछ ज़्यादा रेस्पॉन्ड हो जाता है। तो होता यह है कि हमारी बॉडी को या लंग्स में जो इम्यून सिस्टम है उसको लगने लगा कि अटैक हुआ। लेकिन अटैक तो हुआ थोड़ा सा, कुछ धूल के पार्टिकल है ना, कुछ फॉरेन पार्टिकल हमारे लंग्स में एंटर हुए, लेकिन हमारे लंग्स में मौजूद जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, एक तो इन मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, जिससे एयर कम से कम आए, और जो म्यूकस है वो भी सीक्रेट होने लगा। तो एक तो वैसे ही पाइप का डायमीटर ये कम हो गया मसल के कॉन्ट्रैक्शन से, दूसरा म्यूकस की वजह से और कम हो गया, ठीक है। तो एयर फ्लो काफ़ी कम हो जाता है। और दूसरा, यहाँ पर जो मौजूद हैं डिफरेंट सेल्स जो रिलेटेड होती हैं इम्यूनिटी से, है ना, उनमें कुछ सेल जो इन्फ्लेमेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। तो यही है बेसिकली अस्थमा। दूसरी डिजीज देखते हैं। दूसरी डिजीज का नाम है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज ए क्रोनिक डिजीज, chronic disorder in which alveolar wall are damaged due to which respiratory surface is decreased। तो इसमें क्या होता है, एल्व्यूलर वॉल डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन के लिए जो सरफेस की ज़रूरत होती है वो कम हो जाता है। और इसकी वजह क्या है, ये होता क्यों है, तो ये होता है ज़्यादा सिगरेट स्मोक करोगे उसकी वजह से होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखते हैं, जिसको ये वाली डिजीज है उसकी एल्वुलाई, यहाँ एल्वुलाई ज़्यादा दिखाई दे रही है। हम जानते हैं कि हमारे लंग्स का जो सरफेस एरिया है वो किसकी वजह से इंक्रीज होता है, एल्वुलाई की वजह से। और एल्वुलाई की वॉल डैमेज हो जाए तो यहाँ एल्वुलाई कम बचेंगी, और कम बचेंगी, या ये कहो यहाँ एल्वुलाई दिख रही हैं कुछ, यहाँ एल्वुलाई की बॉल डैमेज होकर यहाँ बड़े बड़े से कुछ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तो सरफेस एरिया कम हो गया क्योंकि एयर सैक डैमेज हो गए। दूसरी बात ये भी है कि अगर
यहाँ देखो तो ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, तो उसकी वजह से एयर आती रहती है। जब इनका जो एरिया है, वॉल्यूम है, जब इंक्रीज होता है वॉल्यूम तो एयर आ जाती है, वॉल्यूम इनका घटता है तो वापस चली जाती है। इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन के टाइम पर, है ना, इंस्पिरेशन होगा उस समय इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, हमने पढ़ा है। और जब एक्सपिरेशन होगा, एस्पायरेशन होगा, तो वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा और एयर बाहर चली जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एयर सैक हैं वो बड़े बड़े हैं, तो उसकी वजह से एयर वॉल्यूम इनका बढ़ेगा घटेगा, लेकिन उसकी वजह से इस एयर पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा और एयर यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो जो सरफेस एरिया है वो भी कम हो गया, दूसरा यहाँ एयर ट्रैप होने की भी प्रॉब्लम होने लगी। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आ रही है किसमें, एम्फाइसीमा में। अगली डिजीज है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ये दरअसल ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं कि अगर वो आप करोगे, कुछ ऐसे काम करोगे, उन कामों की वजह से आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाएगा। और वो काम कौन कौन से हैं, वो हैं दरअसल जैसे स्टोन कटिंग, ग्राइंडिंग। किसी का काम है जहाँ स्टोन की कटिंग या ब्रेक होता है, स्टोन्स को तोड़ा जाता है, तो वह दरअसल उस एटमॉस्फेयर में, उस इन्वायरमेंट में धूल मिट्टी ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से उनकी सांस लेते समय उनकी बॉडी में ये धूल मिट्टी डस्ट कुछ ज़्यादा पहुँचेगी। ज़्यादा पहुँचेगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो इतनी ज़्यादा धूल पहुँचेगी कि उसको कवर नहीं कर सकता। ठीक है, उससे पूरी तरह से लड़ नहीं सकता। तो होता यह है, जब लंबे समय तक धूल मिट्टी ज़्यादा पहुँचती रहती है हमारे लंग्स में, तो इन्फ्लेमेशन होता है। पहले तो इन्फ्लेमेशन तो सिंपली अगर धूल मिट्टी या बैक्टीरिया वायरस कुछ भी लंग्स में पहुंचेगा तो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन तो होगी, जिसकी वजह से वो वायरस, बैक्टीरिया या जो भी फॉरेन पार्टिकल है वो नष्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन लंबे समय तक ये इन्फ्लेमेशन रहेगी, क्योंकि लंबे समय तक धूल मिट्टी आ रही है बॉडी में, तो उसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस का मतलब फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेट होना, फाइब्रस टिश्यू का प्रोड्यूस होना लंग्स में। ठीक है, तो वो जो फाइब्रोसिस हो गया, फाइब्रस टिश्यू प्रोलिफरेट हो गए, यही चीज नुकसान है बेसिकली, दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। तो इसकी वजह से अब लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए, इस डिसऑर्डर से बचने के लिए वर्कर को मास्क वगैरह पहनने चाहिए। एक और कंडीशन है हाइपोक्सिया की कंडीशन। तो हाइपोक्सिया की कंडीशन, जिस बंदे को हाइपोक्सिया हुआ है उसके बॉडी का कलर कुछ ब्लू होने लगा। तो ये सिंपल सी ये कंडीशन है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है ना। तो कंडीशन इन विच द बॉडी और ए रीजन ऑफ बॉडी, या तो बॉडी में या हो सकता है बॉडी के किसी पार्ट में, इज डिप्राइव्ड ऑफ एडिकेट ऑक्सीजन सप्लाई एट द टिश्यू लेवल। जो टिश्यू है या सेल का लेवल है, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई एडिकेट नहीं पहुँच रही है। हो सकता है वो किसी ऑर्गन का मुद्दा हो या पूरी बॉडी का मुद्दा हो, तो वहाँ पर बॉडी और टिश्यू टर्न इनटू ब्लू कलर, टर्न ब्लू। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप करोगे। हाँ, एक क्वेश्चन है, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग। दरअसल जब नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, वैसे तो हमारे अंदर इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के लिए मसल्स होती हैं, और दोनों के लिए मसल्स होती हैं, तो वो एक्टिव प्रोसेस हो गया, इंस्पिरेशन भी एक्सपायरेशन भी। लेकिन यहाँ हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के समय पर दरअसल जो इंस्पिरेशन होता है वही एक्टिव होता है, एक्सपायरेशन एक्टिव नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, पैसिव होता है। तो इंस्पिरेशन इज एक्टिव
while expiration is passive during normal breathing। ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चन आप करोगे। ये 2 हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये भी ऑब्जेक्टिव ही है। 4th क्वेश्चन ये आपने कर लिया होगा पहले, ये भी कर लिया होगा। अभी आपको ये वाला पार्ट करना है, एम्फाइसीमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है ये देखना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ न्यूरल सिस्टम इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये इतना है, और आंसर करके